नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 30वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने जो पिक है वह है हमारी भारतीय सेना की। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारी भारतीय सेना के अधिकारों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो अब हमारा जो 30वां व्याख्यान है, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप हिस्ट्री का अध्ययन अच्छे से करना चाहते हैं, हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो बाकी जो व्याख्यान आपके आ चुके हैं 29 व्याख्यानों को आप देखिए, तभी आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मौलिक अधिकारों के बारे में बता दूं आपको कि मौलिक अधिकारों को जानना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। हर एक व्यक्ति को इसके बारे में समझ होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का अध्ययन कर रहे हों या परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या ना भी कर रहे हों। आपको अपने राइट्स को पहचानना चाहिए और संविधान द्वारा जो आपको चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में समझना चाहिए। तो इसी बात के साथ प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। आइए देखते हैं कि क्या है अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 की बात करें तो यह संसद को शक्तियां प्रदान करता है। और संसद को शक्तियां किस बारे में प्रदान करता है कि वह राज्य में ऐसी कानून व्यवस्थाएं बना सके। तो अनुच्छेद 33 को देखते हैं। अनुच्छेद 33 में संसद द्वारा भारतीय सेना में सेवारत सैनिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। इसमें जल, थल व वायु सेना आती है। यानी यहाँ से हमें देखना चाहिए कि जैसे मान लो कोई आम नागरिक है, तो आम नागरिक को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं और जो आर्मी पर्सन की लाइफ होती है वह बहुत ही अनुशासनपूर्ण होती है। अनुशासन से उनको चलना होता है, उनकी जो गतिविधियाँ होती हैं बहुत ही अनुशासनपूर्ण होती हैं। अतः यदि वह जो मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है, उन मौलिक अधिकारों को एंजॉय करते हैं, उन मौलिक अधिकारों के साथ रहते हैं, तो उनका अनुशासन बरकरार नहीं रह पाएगा। तो ऐसी बातों को सोचते हुए संसद द्वारा इनके जो अधिकार हैं उनको रिस्पेक्ट किया गया है। तो हमें समझना चाहिए कि इन्हें क्यों जो इनके अधिकार हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों को सीमित किए जाने के पीछे कारण यही है कि हमारे देश की सेनाओं द्वारा कानून व्यवस्था बनाने का कार्य किया जाता है। यदि कोई कानून व्यवस्था बनाता है, मान लो आपके जो मम्मी डैडी होते हैं, आपके जो परिजन होते हैं, वह घर में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपके द्वारा जो भी आपके एजुकेशन राइट हैं, आपको घूमने के अधिकार हैं, आप जाके कहाँ से पूछते हैं? अपने मम्मी डैडी से पूछते हैं कि मुझे कहीं पर घूमने जाना है, मैं जा सकता हूँ, तो वो परमिशन देते हैं। और आपको कोई रिलीजन मानना है, कहीं मंदिर जाना है, तो ये सब ऐसे ही जो हमारा राज्य है वह हमारे पिता के स्वरूप है, वह हमको सारे राइट्स देता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं कि उस आपके परिजन होते हैं, वो आपको यह अधिकार प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अपने अधिकारों को भी सीमित कर लेते हैं। यानी यदि आपको सुविधाएं देना है तो उनके जो अधिकार होते हैं वह सीमित हो जाते हैं। अगर वह भी इसी प्रकार के अधिकारों को एंजॉय करने लगें तो फिर व्यवस्था बनाने का कार्य कौन करेगा? तो हमारे देश में जो व्यवस्था बनाने का कार्य है वह करते हैं हमारे सैनिक। यदि सामान्य नागरिकों की तरह उनको मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो सेना में अनुशासन व उनके कार्य अव्यवस्थित होंगे। अतः इसी कारण से इनके मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। यदि कोई आर्मी पर्सन बोले कि मुझे किसी भी त्यौहार को मनाने जाना है, क्योंकि मेरा जो अधिकार है, मुझे भी भारतीय नागरिक होने के कारण जो कि धार्मिक अधिकार है मेरे भी हैं, मैं भी कोई त्यौहार मनाना चाहता हूं, तो बॉर्डर पर आपकी रक्षा कौन करेगा? और यदि वो अपनी जो वाक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करता है, तो आर्मी पर्सन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो राज्य को सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो उनको अपने तक सीमित रखनी होती है। यदि वह अपनी जो कि अपनी वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, यदि वह अपने हथियारों की जानकारी सामने वाले को दे देता है और मीडिया में ऐसी बातें कर देता है, तो इससे अव्यवस्था होगी। हमारे विपक्ष के जो देश हैं वह उसके सामने खड़े हो जाएंगे और आसानी से हम यहाँ पर हार जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि पूर्व में हमारे भारतीय राजाओं द्वारा इसी प्रकार की गलतियां की गई। उनके द्वारा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों को दे दी जाती थी और वह वहां पर अधिकार कर लेते थे। इसलिए इससे राज्य असुरक्षा की स्थिति में आ जाता था या उनका राज्य छिन भी जाता था। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए
हमारी जो नई पॉलिसी है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो पॉलिसी आई, उसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहन विचार किया और इनके जो अधिकार हैं, जो सेना के अधिकार हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। इनका कर्तव्य देश में सेवा करना होता है। यदि मौलिक अधिकारों को प्रयोग करते हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। सेना से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? हमारी संसद के पास होती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति आते हैं। यानी जहाँ पर भी मैं संसद की बात करूँगा तो संसद में कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें हमारी लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। सेना से संबंधित अगर कोई मुद्दा है, कहीं पर युद्ध होना है, तो लोकसभा में इसकी चर्चा की जाएगी, राज्यसभा से भी सहमति ली जाएगी, तथा राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वहाँ पर आर्मी का प्रशासन होगा, यानी आर्मी द्वारा वहाँ पर रूल किया जाएगा। तो हम जहाँ भी चर्चा करते हैं आपातकाल की, और आपातकाल की जहाँ भी चर्चा होती है, जहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है, तो इस स्थिति में हमारी सेना बीच में आ जाती है, वह यहाँ पर कार्य करती है। और सेना को प्रोटेक्ट करने की, यानी सेना को जो अधिकार देने की जो शक्ति होती है, वह राष्ट्रपति के शासन द्वारा होती है। इसीलिए उसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। यह जो जानकारियाँ हैं, यह कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको एक लेमन लैंग्वेज में आपको जो अपना उत्तर है वह सही व सटीक शब्दों में देना है। तो इस प्रकार की जानकारी को मेरे द्वारा एकत्रित किया जाता है ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकें और जानकारी को अपनी भाषा में व्यवस्थित कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 की बात करें। अनुच्छेद 33 के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी हमारी जो संसद है, संसद के द्वारा यदि कोई आर्मी पर्सन के संबंध में कानून बना दिया जाता है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कोर्ट यहाँ पर बीच बचाव नहीं कर सकता कि इस प्रकार के अधिकार आपने सेना को क्यों दिए हैं। यदि पार्लियामेंट चाहती है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना है, तो कोई भी कोर्ट यह नहीं बोल सकता कि आप यहाँ पर हमला नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, या फिर लोगों की जानें जाएंगी। इस प्रकार की कोई भी बात कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए संसद द्वारा अधिनियम लाए जाते हैं जिसमें सेना से संबंधित मुद्दों के प्रावधान बनाए जाते हैं। यानी समय समय पर जैसे ही हमारी जो सेना डेवलप हुई, 1950 में जब हमारा संविधान स्वीकार किया गया, तो ऐसे एक्ट के माध्यम से सेनाओं के लिए अधिकार दिए गए। थल सेना का अधिनियम 1950 में निकल कर आया, जल सेना अधिनियम 1950 में निकल कर आया, तथा वायुसेना अधिनियम भी 1950 में निकल कर आया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के समय ही 1950 में ही इन सब के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए इनको चलाने के लिए प्रावधान दिए गए, और 1950 में तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग एक्ट के माध्यम से संसद द्वारा इन्हें अधिकार प्रदान किए गए। पुलिस फोर्स अधिनियम, यानी पुलिस की जो अधिकार होते हैं उनसे संबंधित एक्ट 1966 में आया। भारतीय सीमा सुरक्षा अधिनियम, जो कि BSF की बात करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें इसके प्रावधान रखे गए हैं। आइए अब हम देखते हैं सेना पर किन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं तथा सेना के लिए वह प्रतिबंधित है, उनको वह अधिकार एंजॉय करने नहीं दिए जाते, चूँकि वह सेना में सेवारत हैं और राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वाक स्वतंत्रता के बारे में हमने चर्चा की और यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया कि कोई भी आर्मी पर्सन मीडिया में आकर अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अपनी जो वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका अधिकार को एंजॉय नहीं कर सकता। आपने कुछ समय पहले एक वीडियो देखी होगी कि भोजन को लेकर, आर्मी में भोजन को लेकर एक आर्मी पर्सन द्वारा कुछ बातें कही गई थी जो कि एक अनैतिक चीज़ थी। इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पर कि उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार की उनकी फिटनेस होती है, जिस प्रकार की उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वह एक सेना के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वह बहुत ही सटीक तरीके से होती है ताकि यह हर परिस्थिति का सामना कर सकें।
यह किसी भी एसोसिएशन का सदस्य नहीं बन सकते। जो एसोसिएशन बनती हैं उनके यह सदस्य नहीं बन सकते। यह किसी भी व्यापारिक संगठन के सदस्य नहीं बन सकते, ना भी उसका प्रचार कर सकते हैं। यह मीडिया के साथ संवाद नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो नेता होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, और हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मीडिया में जाकर अपने विचार को रख सकता है। वह शक्ति हमारी आर्मी के पास नहीं होती। कोई भी आर्मी पर्सन जाकर इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता, ना मीडिया के साथ सीधे जाकर संवाद कर सकता है। यह किसी प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं बन सकते। जो भी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं उनमें आर्मी पर्सन हिस्सा नहीं बन सकते। यह प्रतिबंध सेना से संबंधित सभी अधिकारियों पर लागू होते हैं, यानी सेना से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं, यानी हम देख सकते हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं होते कि वह वाक स्वतंत्रता का यूज करे, एसोसिएशन का सदस्य बने, किसी व्यापारिक संगठन का सदस्य बने, या फिर मीडिया में आकर अपना संवाद दे या उनसे चर्चा करे। तो इस प्रकार की बातें हमने कहीं नहीं देखी होंगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि इसमें उपस्थित जो भी छोटे अधिकारी होते हैं, यानी आर्मी को सर्व करने वाला जो भी अधिकारी होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर नाई का कार्य करने वाले होते हैं, भोजन बनाने वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, चौकीदार होते हैं, इन सब पर भी यही बातें लागू होती हैं और इनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अपने मौलिक अधिकारों को लेकर। तो इस प्रकार हमने समझा कि इनके मौलिक अधिकारों को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब हम मार्शल कोर्ट की बात करें कि कोर्ट मार्शल क्या कहलाता है। यह एक प्रकार की सेना अदालत होती है। कोर्ट मार्शल के समय अनुच्छेद 33 के प्रावधान सेना पर लागू नहीं होते। यानी हम देख सकते हैं कि कितना भी अपन इन चीज़ों को बचाएं, अपने अधिकारों को बचाएं कि इन पर अधिकार नहीं देने हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब इनको अपने अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करना होता है, यहाँ पर सेना के पास विशेष अधिकार आ जाते हैं। यह यहाँ पर याचिका भी कार्य नहीं करती। जो भी हमने 5 याचिकाएं अपने आर्टिकल 32 में पढ़ा, जो कि संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसे कि मौलिक अधिकारों में सर्वोपरि माना जाता है, वह याचिका भी आर्मी पर्सन पर लागू नहीं होती जब कोर्ट मार्शल की स्थिति होती है। कोर्ट मार्शल आने पर इनकी सुनवाई सामान्य अदालत में नहीं होती। इनके लिए जो अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, इनके जो पर्सनल कोर्ट होते हैं, उनमें ही इनकी सुनवाई होती है तथा सेना न्यायालय जिन्हें कहा जाता है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें मार्शल लॉ को समझना है। यह एक प्रकार का आर्मी प्रशासन होता है। जहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है वहाँ पर आर्मी का शासन लग जाता है, तो इसे आर्मी का प्रशासन कहा जाता है। जहाँ कानून व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आपने कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी जहां पर कानून व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, लोगों के द्वारा, जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा पथराव जैसी स्थिति आ जाती हैं, कुछ आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। तो इस चीज़ों में कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। वहाँ कानून व्यवस्था स्थापित की जाती है तथा सेना को इनका कार्य सौंप दिया जाता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था करने का कार्य सेना के पास आ जाता है। इस स्थिति को मार्शल लॉ कहा जाता है। तो मार्शल लॉ को आपने अच्छे से समझा कि मार्शल लॉ क्या है। आइए और जानकारी देखते हैं। जिस स्थान पर मार्शल लॉ लगाया जाता है वहाँ पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी जिस स्थान पर मार्शल लॉ की स्थिति होती है, जहाँ पर आर्मी का प्रशासन होता है, वहाँ पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। यानी वहाँ किसी भी पर्सन के लिए, जो भी वहाँ के नागरिक होते हैं, उनके मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मार्शल लॉ के दौरान सेना संसद द्वारा दिए हुए आदेश पर सेना कार्य करती है। यानी संसद के द्वारा जो भी इनको आदेश दिए जाते हैं उन्हीं पर जो सेना होती है वह कार्य करती है तथा वहाँ के मौलिक अधिकार छिन जाते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकारों को लागू करने की जवाबदेही संसद की नहीं होती। यानी संसद के पास वह जवाबदेही नहीं होती। यदि कोई वहाँ से पर्सन निकल कर आता है और बोलता है कि कोई भी रिट जारी करता है या कुछ भी गतिविधि ऐसी होती है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं, तो इसकी जवाबदेही संसद के पास नहीं होती, क्योंकि संसद मार्शल लॉ के माध्यम से सेना को वहां पर भेज चुकी है और मार्शल लॉ की स्थिति में यहां पर अधिकार कार्य नहीं करते। और अधिकारों के विषय में जब यहां पर चर्चा की जाती है तो उसकी पर जवाबदेही नहीं होती, वहाँ पर वह जवाब नहीं देती या जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होती। मार्शल लॉ
का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से लिया गया है, यानी इंग्लैंड के संविधान से हमने मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट निकाल कर लाए, लेकिन इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। यानी जो कि मार्शल लॉ है इसको संवैधानिक रूप से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट लिया गया है और इसको इसी प्रकार हमारे द्वारा इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है जैसा कि ब्रिटेन में किया जाता था। सामान्य स्थिति में हमारे देश में सिविल सेवक कार्य करते हैं, लेकिन सिविल सेवकों के द्वारा जो कानून व्यवस्था बनाने का कार्य किया जाता है, जैसे कि हम आईएएस में पढ़ते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को बनाए रखना है, कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। तो जब यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो यह जो कार्य होता है, जो सिविल सेवकों का कार्य होता है, वह किसके पास चला जाता है? पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर सेना का रूल्स आ जाता है। लेकिन जब युद्ध की जैसी स्थितियाँ आती हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में मार्शल लॉ को लगा दिया जाता है तथा यहाँ पर सिविल सेवकों की जगह पर आर्मी का प्रशासन होता है। अनुच्छेद 34 की बात करें तो यह भी मार्शल लॉ की बात करता है, यानी मार्शल लॉ के बारे में और अन्य जानकारी को हम देखें। आपातकालीन स्थिति में कानून व्यवस्था बनाने के लिए मार्शल लॉ के माध्यम से किया जाता है। मार्शल लॉ की स्थिति में सेना के पास असीमित शक्तियां होती हैं। यह कानून व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, यानी इस क्षेत्र में अब निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति सेना के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्शल लॉ की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण को बनाए रखने की बात की गई थी, यानी हम देख सकते हैं कि जहां पर पथराव वगैरह की स्थिति होती है, आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो जब सैनिकों के द्वारा जो गोलियां चलाई जाती हैं उसमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बेगुनाह होते हैं, उनकी जानें जाती थी। तो इस प्रकार से इनको एक रिस्ट्रिक्शन देने के लिए, इनको एक तरीके से रोकने के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर एक बात की गई। आपातकाल के समय इन्हें गोली चलाने का भी अधिकार था और इससे जाने जाती थी, तथा इसके संबंध में कोर्ट द्वारा बोला गया कि आप लोगों को यह प्रयास करना है कि सुरक्षा को आप ध्यान में रखें तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत को बनाए रखें। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत जो हैबिस कॉर्पस कहलाता है, उसमें आपने देखा कि जब किसी पर्सन के लिए गिरफ्तार किया जाता है या किसी डिटेन किया जाता है तो डिटेन के समय उसके अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए कि आप इसको किस प्रकार से डिटेन कर रहे हैं या इसको किस प्रकार से गिरफ्तार कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि मार्शल लॉ की स्थिति में सेना के पास शक्तियाँ हुआ करती थी, तो कोर्ट द्वारा इसके संबंध में इस प्रकार की बात की गई। इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत आने वाले अधिकार आपातकाल के समय भी बनाए रखने की बात कोर्ट द्वारा की गई। हालांकि इन बातों पर उतना विचार नहीं किया जाता, लेकिन जो हमारे अध्ययन में है वह हमें पढ़ना आवश्यक है। अनुच्छेद 35 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 35 सेना के संबंध में संसद की शक्तियों को बताता है कि सेना को जो कि सेना के संबंध में जो कि पार्लियामेंट की शक्ति होती हैं और पार्लियामेंट के द्वारा इसको किस प्रकार रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, किस प्रकार इनको अधिकार दिए जाते हैं, उनकी बात आर्टिकल 35 करता है। तो यह हमारा जो अंतिम आर्टिकल है, तो यहाँ से हमारे आर्टिकल समाप्त होते हैं। अनुच्छेद 35 संसद को सेना के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी सेना के संबंध में किसी भी प्रकार के कानून संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। इसके अनुसार भारतीय सेना कार्य करती है, यानी संसद के द्वारा जो भी यहाँ पर प्रावधान बनाए जाते हैं उन्हीं पर हमारी भारतीय सेना कार्य करती है। यह शक्ति राज्यों के पास नहीं होती, यानी जो सेना की जो जिम्मेदारी होती है वह केंद्र की सूची के विषय में रखा गया है। इस पर लॉ या कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ अपवाद एवं आलोचनाएं, यानी यहाँ तक हमने अब तक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमने इसकी चर्चा की और बहुत सी ऐसी तारीफ़ें थी जो इसके बारे में की, लेकिन अब हम बात करेंगे इनके विपक्ष में जो अपवाद दिए जाते हैं, कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार बनाए गए हैं उनके विरुद्ध कुछ आलोचनाएं हैं, तो आलोचनात्मक पक्षों को भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन रहे जिनके द्वारा क्या किया गया, मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं की गई। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए कि मौलिक अधिकार तो हमें प्राप्त हो चुके, हमने बहुत सी बातें पढ़ी हैं, लेकिन इनकी आलोचनाएं क्या क्या की जाती हैं। मौलिक अधिकारों को कभी प्रतिबंधित करने तथा प्रारंभ करने के विषय में संविधान की आलोचना की जाती है। तो भाई क्या है कि
कभी इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है और कभी इनको ऐसा बोला जाता है कि यह अबाध रूप से आपको प्राप्त हैं या हमेशा ही आपको प्राप्त होते हैं। तो अभी हमने मार्शल लॉ की स्थिति को पढ़ा, तो उसमें उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, युक्ति युक्त तरीके से। अब आपकी युक्ति क्या है वो हमें समझ में नहीं आती कि क्या आपकी युक्ति है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और कभी इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो यह किस प्रकार के अधिकार हैं, इस प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं। सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के बारे में संविधान में स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है, जैसे कि अल्पसंख्यक। अब आपने अल्पसंख्यक के अधिकारों की तो बात की, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया, उसको समझाने का प्रयास नहीं किया कि आप, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सामाजिक स्थिति है, किसी की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपने अल्पसंख्यक की बात की, लेकिन उसको डिफाइन किया कि किस प्रकार की सामाजिक स्थिति इसकी होनी चाहिए कि उसे हम अल्पसंख्यक कह सकें, किस प्रकार की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए कि उसको हम अल्पसंख्यक कह सकें। या अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके पास बहुत सारा धन होता है। तो इस बारे में जो व्याख्या नहीं की जाती, तो इसके बारे में भी मौलिक अधिकारों की आलोचना होती है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने की शक्ति संसद के पास होती है। अब देखिए, अब जब संसद कोई जैसी गलती करती है तो उसके विपक्ष में किसको खड़ा किया जाता है, मौलिक अधिकारों को। हम अपने मौलिक अधिकार यदि जो कि हमारा संविधान, जो कि हमारे कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो हमें कोर्ट के पास जाने की शक्ति होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कोर्ट के पास कोई मामला जाता है तो यहाँ पर अपनी संसद अपनी व्याख्या कर देती है, यानी संसद के द्वारा जो व्याख्या की जाती है, यानी अपनी गलती सुधारने का जो कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी गलती में खुद जज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर खुद जज बनने का कार्य संसद करती है। यानी अगर इसके द्वारा कोई गलती है तो इसके द्वारा निर्णय भी सुना दिया जाएगा कि और सफाई दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की शक्ति होने के कारण इसकी आलोचना की जाती है। पब्लिक ऑर्डर, अल्पसंख्यक, युक्ति युक्त, प्रतिबंध, लोकहित जैसे शब्द तो दिए गए हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं की गई है। अब पब्लिक ऑर्डर की बात करती है कि आपको जनता की जो अधिकार है उनको बनाए रखना है, तो वहाँ पर बात की जाती है। अब आपको किस प्रकार आप जनता के अधिकारों को बनाए रखते हैं यह कहीं भी डिफाइन नहीं है। आप जब चाहें उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन कर देते हैं, आप जब चाहें किसी भी अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो अधिकारों को बदल भी सकते हैं। फिर आप पब्लिक ऑर्डर, अल्पसंख्यक, युक्ति युक्त प्रतिबंध, यानी जैसे कि बात होती है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो पार्लियामेंट द्वारा लगा दिया जाता। तो आपकी युक्ति क्या है वह भी हमें समझ नहीं आती कि किस प्रकार की युक्ति है जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। तो आगे हम देखते हैं, हमारे संविधान में हमेशा हमारे जो कि अधिकार होते हैं वह हमेशा नहीं रहते। संसद द्वारा कभी भी इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या समाप्त किए जाते हैं। यानी जो आपने हमारे लिए मौलिक अधिकार दे दिए, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं वह हमेशा के लिए रहने चाहिए, लेकिन यह हमेशा नहीं रहते, कभी भी संसद द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि 1978 का जो समय था, इस समय पर हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वह हमसे छीन लिया गया और इसको 300A में डाल दिया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और भी जो अधिकार है जिनकी हमको आवश्यकता है, यदि संसद चाहे तो उनको उठाकर भी कहीं पर डाल सकती है, मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर आपातकाल के समय सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। अब भाई 20 और 21 क्यों छोड़ रहे हैं, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 20 और 21 को छोड़कर जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो हमें देखना चाहिए कि इतने सारे अधिकार जो हमारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इसकी जो पावर्स होती है इसके संबंध में भी आलोचनाएं की जाती हैं कि और अधिकार हमारे लिए क्यों नहीं होते। यदि हम अधिकारों के संबंध में कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट द्वारा वकीलों की फीस इतनी महंगी होती है कि आम व्यक्ति के बजट से बाहर हो जाती है। इस प्रकार सामान्य व्यक्ति की पहुंच, जो कि आम व्यक्ति होती है, उसकी पहुंच जो कि मौलिक अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और वह भारत संघ के पास जाता है और अपने अधिकारों की मांग करता है, तो हम देख सकते हैं कि उसको सबसे पहले कोर्ट जाना पड़ेगा और अपना जो कि रोजगार का समय है वह निकाल के जब कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर वकीलों की फीस को पे करेगा, तो कोई धनी व्यक्ति ही होगा जो कि इस प्रकार के
कार्य कर सकता है, जो कि इस प्रकार के वकीलों को कर सकता है, जो कि वह जुडिशरी के पास जाकर उसकी दलीलों को पेश कर सके। और सुनवाई एक दिन की नहीं होती, महीनों का समय लगता है और उसमें उसको बहुत ही धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार कोई जो भी उसको अधिकार मिलते हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से स्वीकार करता है, और जो नहीं मिलते तो उन्हें भी स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी आलोचना की जाती है कि जो मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की बात है वह आम व्यक्ति की पहुंच से बहुत बाहर है। आम नागरिकों से ज़्यादा राज्य को शक्ति प्रदान की गई है, यानी राज्य जब भी चाहे अधिकारों को क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, जब भी चाहे राज्य अधिकारों के लिए क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्य को ज़्यादा पावर है। यदि कोई पर्सनल व्यक्ति वह चाहे तो वह उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, उसको कोर्ट में जाना होगा, उसको महंगे वकील करने होंगे, जब जा करके उसको अपना अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन राज्य चाहे तो एक ही मिनट में, यानी वहाँ पर जाकर एक बहुमत के द्वारा उसको चेंज कर सकता है या उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। किसी विशेष विचारधारा से हमारा संविधान नहीं चलता, इसके अलग अलग संविधानों के हिस्सों से लिया गया है, यानी अलग अलग जो देश के संविधान हैं उनसे लिया गया है। तो इस प्रकार यह भी आलोचना की जाती है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, कहीं कुछ विचार हमने यहाँ से अमेरिका से उठा लिए, कुछ विचारों को हमने ब्रिटेन से उठा लिया, इस प्रकार से हमारे अधिकारों को बनाया गया है। यानी भारत की स्थिति को देखते हुए मौलिक अधिकारों को नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार की बात को देखते हुए भी इसकी आलोचना की जाती है। फिर भी हम हमारे संविधान का बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करते हैं और इसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर इसलिए हमें स्वीकार करना होता है क्योंकि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा कम से कम इतनी बातों को सोचा तो गया, कम से कम इन अधिकारों को हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में प्राप्त तो होते हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्ट करने का प्रावधान है वह रिस्ट्रिक्ट इसलिए की जाती हैं ताकि अव्यवस्थाएं ना फैलें। जैसे कि आपको मैंने समझाया था कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारे पास अधिकार है, यदि बोलने का अधिकार सबको आसान रूप से दिया जाता है तो वह कुछ भी बोलेगा, और जब कुछ भी बोलेगा तो दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए युक्त की बात की जाती है, यानी हर एक शब्द के पीछे कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ जहाँ पर कुछ संभावनाएं होती हैं वहाँ पर कुछ असंभावनाएं भी होती हैं, जहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई जाती है वहाँ पर उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बेटर संविधान है। जो हमारे अधिकार है सबके लिए अधिकार है। मेरे द्वारा जो संविधान की आलोचना भी की जा रही तो उसके लिए भी मेरे पास अधिकार है। तो हम देख सकते हैं कि इतनी आज़ादी होने के बाद भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनको एंजॉय कर पाते हैं और मौलिक अधिकार हमारे लिए सर्वमान्य है। हालांकि यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो सारी बातों को हमारे लिए समझना जरूरी है, और यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है जैसे कि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप अपनी भाषा को लेमन लैंग्वेज, अगर आप आलोचना भी करते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना है कि युक्त मतलब जो जितनी आलोचना आपके द्वारा की जा रही है वह एक व्यवस्थित होनी चाहिए, जो कि उसकी सटीक होनी चाहिए, तो कि जो कि हमारी बुक्स में लिखी गई हैं। और वह IAS की जो बुक्स होती हैं, जो कि सिविल सेवाओं की बुक्स होती हैं, उनमें जो भी आलोचनाएं दी गई हैं आपको यहीं पर रहकर कार्य करना है। और आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए आप कुछ बातों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण भी आपको इस प्रकार के देने हैं ताकि आपकी जो स्वतंत्रता है वह इससे बाहर ना जाए। तो इस प्रकार आज हमारे मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। इसके बाद हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे, और यदि समझ आते हैं तो ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, अपने अध्ययन को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि स्टडी राइट आपको फ्री में जो शिक्षा उपलब्ध करा रहा है, आपके मेरे द्वारा जो कमिटमेंट किया गया है, ना तो यह अभी पेड है और ना भविष्य में कभी पेड होगा। और जो भी सारी जो हिस्ट्री मैंने सारा हिस्ट्री का जो अध्ययन करा के रखा है, इसके अलावा जो पॉलिटी का अध्ययन है वह भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग ये 30 लेक्चर आ चुके हैं। ऐसे अगर 200 भी लेक्चर आते हैं जिसमें कि आपकी पॉलिटी से संबंधित अच्छी से अच्छी और विशेष जानकारियाँ होती हैं तो मैं लाने का प्रयास करूँगा और सारी पॉलिटी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको नोट्स बनाते जाने हैं और
यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो टॉपिक आपके सामने है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बुक्स में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, ऊपर जाकर आप टॉपिक पे जाइए और टॉपिक पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे और जो कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार की बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।